नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के पेपर 2 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में। अगर आपका सब्जेक्ट जियोग्राफी है यानी भूगोल है और पेपर संख्या 2 आपको पढ़ना है, पेपर नंबर 2 में आपको एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट के बारे में पढ़ना होता है, जिसको हिंदी में भौगोलिक चिंतन का इतिहास बोलते हैं। आप भौगोलिक चिंतन का एक प्रकार से विकास कह सकते हैं आप, ठीक है। भौगोलिक चिंतन का एक प्रकार से किस तरीके से विकास हुआ या चिंतन का जो क्रम विकास है किस तरीके से प्राचीनता से लेकर के आधुनिकता तक भारतीय विचारक रहे हों या फिर यूनान के रहे हों या फिर फ्रांस के, अमेरिकन भूगोलवेत्ता, इन सभी के आखिरकार क्या क्या योगदान रहे हैं भूगोल को लेकर के, उसी के बारे में आपको यहाँ पर जानना है। तो ये महामैराथन क्लास है बीए की 6 सेमेस्टर की। क्लियर, जियोग्राफी सब्जेक्ट है 2026-25, इन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले वर्ष कई विश्वविद्यालयों में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए इन प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। एल्सवर्थ हंटिंगटन के बारे में हमको बताना है और ईसा वोमेन के बारे में बताना। दोनों इतिहासकार ही हैं, मतलब कि दोनों भूगोलवेत्ता ही हैं और दोनों के बारे में हमको चर्चा करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एल्सवर्थ हंटिंगटन के बारे में देखते हैं। तो ये लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय में किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ऐसे अति लघु उत्तरीय में भी बन सकता है क्वेश्चंस। एल्सवर्थ हंटिंगटन के बारे में जानते हैं। देखिए, हंटिंगटन एक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक, भूगोलवेत्ता और जलवायु वैज्ञानिक भी माने जाते हैं। यह नियतिवादी विचारधारा यानी कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के प्रबल समर्थक और वातावरणीय निश्चयवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं, ठीक है। यानी इन्होंने जो प्रकृति, एक प्रकार से नियतिवादी विचारधारा की प्रकृति जो है, प्रकृति का मनुष्य दास है या प्रकृति जो होती है मनुष्य पर कंट्रोल करती है, मनुष्य प्रकृति से बाहर नहीं है। प्रकृति गौड़, मतलब प्रकृति एक मुख्य भाग है और मनुष्य जो है वो गौड़ भाग है। यानी मनुष्य एक प्रकार से बहुत दबा हुआ रहता है। मनुष्य पर कंट्रोल कौन करता है? प्रकृति करती है। वो प्रकृतिवादी विचारक ऐसा बताते हैं। मानव और वातावरण के बीच संबंध को बताते हुए ये नियतिवादी की परिभाषा जो आती है या नियतिवाद, उसके प्रबल समर्थकों में से हंटिंगटन का नाम बड़ा फेमस है। हंटिंगटन के अनुसार सूर्य की स्थिति के कारण ही जलवायु में परिवर्तन होता है। हंटिंगटन साहब कहते हैं कि सूर्य की स्थिति जो है ये परिवर्तित होती है, इसी वजह से क्या होता है, जलवायु यानी कि जो एक प्रकार से क्लाइमेट वगैरह है वो चेंज होते रहते हैं और जिसका प्रभाव कैसा पड़ता है? सांस्कृतिक कारकों पर पड़ता है। हंटिंगटन की नियुक्ति 1907 ईस्वी में येल यूनिवर्सिटी में यानी येल विश्वविद्यालय में भूविज्ञान के व्याख्याता के पद पर इनकी नियुक्ति होती 1907 ईस्वी में और वहाँ पर इन्होंने नौकरी करी, काम किया काफ़ी दिनों तक। कई सारी पुस्तकें इनकी मार्केट में प्रकाशित हैं जो कि एक प्रकार से भूवैज्ञानिकता के दृष्टिकोण से या भूगोल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें मानी जाती हैं। पहली पुस्तक है एशिया का स्पंदन, जिसको द पल्स ऑफ एशिया कहते हैं अंग्रेजी में। ये पुस्तक परीक्षा में पिछले बार ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा गया था। द पल्स ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एल्सवर्थ हंटिंगटन की पुस्तक है। 1907 ईस्वी में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, यह भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आता है। आगे चल करके आपको टीजीटी पीजीटी अगर देना होगा जियोग्राफी से तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफी से एमए करना है तो भी आप इसके सन को याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रश्न आता रहता है। तो एशिया का स्पंदन यानी कि द पल्स ऑफ एशिया 1907 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक है। एल्सवर्थ हंटिंगटन ने इस पुस्तक को लिखा है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुत क्वेश्चंस आपके तैयार होने वाले हैं। तो परीक्षा चाहे आपकी ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, दोनों बच्चों के लिए ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दूसरी पुस्तक है एल्सवर्थ हंटिंगटन की पैलेस्टाइन एवं उसका रूपांतरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पैलेस्टाइन एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। 1911 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। ये क्वेश्चंस परीक्षा में हो सकता है आ जाए, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एशिया का स्पंदन जो पुस्तक है द पल्स ऑफ एशिया इंपॉर्टेंट है। अगला सभ्यता और जलवायु, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, ये पुस्तक 1915 में प्रकाशित हुई और पिछले वर्ष परीक्षा में कई विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आया हुआ है। तो आप इनमें से 4 या 5 पुस्तकों के नाम एल्सवर्थ हंटिंगटन को लेकर के याद कर लीजिए। सबसे पहली बात, एल्सवर्थ हंटिंगटन एक नियतिवादी विचारक हैं, यानी प्रकृतिवाद के प्रबल समर्थक हैं। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के एक प्रकार से बात करते हैं
और कहते हैं कि सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होता है, इसी वजह से जलवायु का परिवर्तन होता है और जलवायु परिवर्तन की वजह से सांस्कृतिक कारक जो होते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है या फिर वो बदलते रहते हैं। ठीक है, ये तमाम बातें बताते हैं। द पल्स ऑफ एशिया पुस्तक लिखते हैं, ऐसे तमाम पुस्तकें तो आप लिख सकते हो। तो ये प्रश्न परीक्षा में आपसे लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय किसी में भी आए तो आप आसानी से बता पाएंगे। मानव भूगोल के सिद्धांत, बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में 100 to 100% परीक्षा में कई बार आया हुआ पुस्तक है। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? एल्सवर्थ हंटिंगटन। 1920 में 1920 में इस पुस्तक का प्रकाशन होता है बेटा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये पुस्तक आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में खूब पूछा गया है। तो ये तीन देखिए, द पल्स ऑफ एशिया 1907, ठीक है, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट 1915 और प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये तीन पुस्तकें जो है बड़ी फेमस हैं। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में कई विश्वविद्यालय में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने जो है पेपर कई विश्वविद्यालयों का देखा है और यूट्यूब पर उसको बताया भी है। तो निश्चित तौर पर ये क्वेश्चंस आप इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे, याद कर लीजिएगा प्रश्न को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मतलब अगला जो इनकी पुस्तक है, मानव प्रजातियों के लक्षण, कैरेक्टर्स ऑफ रेस, 1924 में प्रकाशित पुस्तक है ये। मानव आवास पुस्तक लिखा, द ह्यूमन हैबिटेट, ये भी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आई है। 1927 में इसका प्रकाशन हुआ, द ह्यूमन हैबिटेट, नोट डाउन कर ले। इसके अलावा 7वीं पुस्तक है एल्सवर्थ हंटिंगटन की, आर्थिक और सामाजिक भूगोल, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, 1933 में प्रकाशित पुस्तक है। और अगली पुस्तक है सभ्यता के प्रधान स्रोत, मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन, 1945 में प्रकाशित पुस्तक है। तो ये सारी पुस्तकें किसकी हैं बेटा? ये सारी पुस्तकें हैं किसकी? एल्सवर्थ हंटिंगटन की। एशिया का अंत यानी द पल्स ऑफ एशिया, पैलेस्टाइन एवं उसका रूपांतरण, सभ्यता और जलवायु, मानव भूगोल के सिद्धांत, मानव प्रजातियों के लक्षण, मानव आवास, आर्थिक और सामाजिक भूगोल, सभ्यता के प्रधान स्रोत, ये सब पुस्तकों के नाम है। अंग्रेजी में कैरेक्टर्स ऑफ रेस, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, ठीक है, पैलेस्टाइन एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, द ह्यूमन हैबिटेट, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन। ये तमाम प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये 8 पुस्तकें जो हैं इंपॉर्टेंट है परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से 8 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और कि ये एक प्रकार से एल्सवर्थ हंटिंगटन येल विश्वविद्यालय में भूविज्ञान के व्याख्याता के रूप में कब जो है निर्धारित किए गए? तो 1907 में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ऐसे में यहाँ से बहुत ऑब्जेक्टिव भी आपके बनने और लिखित तो तैयार ही हो रहा है आपका, तो कहीं पर आपको भटकने की जरूरत नहीं। कुछ ईसा बोमेन से भी कई क्वेश्चंस आते हैं और परीक्षा में इनकी पुस्तकों से लेकर के लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत ही बारीकियों से के साथ इस वीडियो को देखना है। किसी प्रकार का कोई काम हो आप उसको छोड़ दें, बस वीडियो को पूरा देख जरूर लेना, ठीक है, क्योंकि बाद में पछताएंगे अगर नहीं देखेंगे तो। दूसरा प्रश्न, ईसा वुमेन के बारे में बताएं। देखिए, अपने जीवन काल में एंडीज पर्वत और रॉकीज पर्वत, ये 2 पर्वत हैं, अमेरिका के पर्वत हैं, एक उत्तरी अमेरिका का, एक दक्षिणी अमेरिका का। तो एंडीज पर्वत के क्षेत्र का भ्रमण किया इन्होंने और उसके आधार पर एक शोध पत्र लिखा है और ये शोध पत्र का नाम है द जियोग्राफी ऑफ द सेंट्रल एंडीज। ये इन्होंने लेख लिखा अपने शोध पत्र में। वुमेन प्रारंभिक काल में निश्चयवादी था, लेकिन बाद में संभववाद का प्रबल समर्थक हो गया। पहले ये निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक थे, फिर बाद में संभववादी विचारधारा के प्रबल समर्थक हो गए। संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म, मनुष्य के समक्ष एक संभावनाएं होती हैं, ठीक है, जैसे आपको खेत मिल गया, खेत किसने दिया? प्रकृति ने दिया है। अब उस खेत में आप आलू बैठाएंगे कि गन्ना बोएंगे, ये मनुष्य डिपेंड करेगा। यानी प्रकृति ने हमको संभावनाएं दे दी हैं, अब उस संभावनाओं का हम लाभ कैसे उठाते हैं ये हम पर डिपेंड करता है, मनुष्य पर डिपेंड करता है। तो मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध बताते हुए जो एक प्रकार से जो संभववाद है, पॉसिबिलिज्म है, इसके समर्थक रहे हैं कौन? ईसा वुमेन। इनकी कई पुस्तकें हैं जो बड़ी फेमस है परीक्षा के इम्पोर्टेंट दृष्टिकोण से। देखें, पहली पुस्तक है द न्यू वर्ल्ड, राजनीतिक भूगोल की समस्याएं, इंग्लिश में द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, बढ़िया पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है आकाटामा के मरुस्थलीय पदचिन्ह, डिजर्ट ट्रेल्स ऑफ आकाटामा, 1924 की पुस्तक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशंस पुस्तक लिखी, ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, 1930 में, ईसा वुमेन की पुस्तक है। द प्यूनियर जो है फ्रिंग, द प्यूनियर फ्रिंग 1931 में प्रकाशित पुस्तक है, परीक्षा में भी आई हुई पुस्तक है, अग्रिम अंचल जिसको कहते हैं हिंदी में। और 5वीं पुस्तक इनकी है जो फेमस है वो है भूमि आवास की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ लैंड सेटलमेंट, ये पुस्तक भी आई है 1937 में परीक्षा, मतलब ये 1937 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। प्रश्न परीक्षा में 2024 में पूछा गया, ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में ध्यान रखेंगे। तो ये सब नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही नोट करने में, अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए व्यवस्था क्या की गई है,
देखिए आपके लिए व्यवस्था की गई है पीडीएफ नोट्स की, ठीक है। पीडीएफ नोट्स और जो लेक्चर्स होंगे वो सब आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे। तो आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना, तो 9161 93 60 62 पर आपको अभी एसएमएस करना है। एसएमएस क्या करना है, आपको एसएमएस करना अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आपको भेज देने हैं। आपके जैसे आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट है तो जियोग्राफी का आपका 2 पेपर होगा, ठीक है। जियोग्राफी का पेपर नंबर 1 और जियोग्राफी का पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 1 में आपको जो है भारत का भूगोल पढ़ना है और पेपर नंबर 2 में आपको पढ़ना है ये वाला भूगोल, यानी कि जो भौगोलिक चिंतन का जो क्रम विकास है, यानी एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट। तो ये आपको दोनों पेपर किए और इसके अलावा जियोग्राफी के साथ आपका जैसे पॉलिटी है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, हिंदी वगैरह कुछ भी है, तो उस सब्जेक्ट यानी उस सब्जेक्ट की भी आपके दोनों पेपर की तैयारी आपको हो जाएगी, ठीक है। इसी में यानी 4 पेपर की तैयारी ये, और प्लस में एक आपका को करिकुलर में पढ़ना होता है। को करिकुलर में आपको क्या पढ़ना होता है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इसकी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी या इसके क्वेश्चन पेपर जो साल फॉर्म में है वो हमारे दूसरे चैनल पर को करिकुलर मास्टर चैनल है, ठीक है। इस पर आप जाएंगे, को करिकुलर मास्टर चैनल आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे या कमेंट मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, तो इस चैनल पर आप जाएंगे। को करिकुलर मास्टर हमारा ही चैनल है, इस पर आपको को करिकुलर से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगी, तो उस पर वीडियोज़ आप देख सकते हैं। वैसे अगर आपको ये सब लफड़े में नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको करिकुलर मास्टर की सारी वीडियोस जो प्लेलिस्ट वगैरह है सब कुछ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का जो मॉडल पेपर होता है सभी में ऑब्जेक्टिव भी होता है ये, तो इसका मॉडल पेपर भी आपको मिलेगा, लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट इसकी आपको मिलेगी, ठीक है। जिसमें आपके क्वेश्चन पेपर होंगे विभिन्न विश्वविद्यालयों के और मॉडल पेपर होंगे जो मैंने बनाए हैं, उन सभी की पीडीएफ भी मिलेगी और वीडियोज़ भी मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रुप से ज्वाइन होने के बाद में आपको पीडीएफ मिलेगी। आपको करना कुछ नहीं, बस आपको 100 रुपये फीस देने होंगे, ठीक है। स्कैनर आपके पास हम भेजेंगे, उसी पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपये फीस पेमेंट कर देना होगा। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा, आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाएंगे। तो 6 सेमेस्टर है आपकी बार, आप जो है नंबर बढ़ा लीजिए। केवल 100 रुपये में अगर आपके लिए इतनी व्यवस्था दी जा रही है तो 100 रुपये में बहुत बहुत ज़्यादा एक प्रकार से आप लीजिए, बहुत कम फीस है, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। तो आपको जुड़ना चाहिए। 100 रुपये आपके जो है इधर उधर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, तो उसको सोचिए मत। अपने किसी परिवारजनों से बोलिए कि गुरुजी कह रहे हैं कि कोर्स लेना है, तो उनसे भिजवा दीजिएगा 100 रुपये। आप बता दीजिए कि गुरुजी स्क्रीनशॉट उसका सेंड कर देंगे, हम आपको जोड़ देंगे ग्रुप से, ठीक है। और आपको क्लासेस देते रहेंगे, तो जो भी सब्जेक्ट होगा सभी की तैयारी आपकी होती रहेगी। तो जिनको भी जुड़ना है फटाफट से जुड़ जाएं। क्रैश कोर्स होगा जिसमें आपको 8 यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे उनकी श्रृंखलाएं करवाई जाएंगी, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ बहुत ही बेहतर अंदाज में आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। चले, जैसे ये वीडियो चल रहा तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जो 2024 वाले पीडीएफ है वो भी मिल जाएंगे आपको, तो आपका बड़ा फायदा होगा। 2024 के जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे कई विश्वविद्यालयों के, तो जो भी होगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा ग्रुप में। तो ये सब ग्रुप में ही मिलते हैं पीडीएफ वगैरह, क्वेश्चन पेपर वगैरह। तो जिनको भी जुड़ना है मेरे हिसाब से सभी को जुड़ना चाहिए। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए। थॉमस ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर किनकी विचारधारा को स्पष्ट करें। थॉमस ग्रिफिथ टेलर बड़े फेमस विद्वान हैं। यह नियतिवादी विचारधारा के समर्थक हैं। ऐसा कहें कि इन्होंने इसको आगे बढ़ाया था, लेकिन इसने नियतिवाद को वैज्ञानिक निश्चयवाद यानी साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म कहा। इसने इस विचारधारा को नव निश्चयवाद यानी न्यू डिटर्मिनिज्म कहा, जिसको रुको एंड जाओ सिद्धांत या निश्चयवाद कहते हैं। टेलर के अनुसार मानव ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करता है, अर्थात मानव वाहनों की गति कम या अधिक कर सकता है, परंतु उसकी दिशा को नहीं बदल सकता। क्योंकि दिशा आप जैसे किसी को जाना है, लेकिन एक जो है जो एक प्रकार से ट्रैफिक पुलिस होता है वो क्या कर सकता है, वह एक प्रकार से कहता है भाई इधर जाना है कि इधर जाना है। मनुष्य को डिसाइड करवाना होता है कि भाई वो किधर जा रहा है, तो उसकी मतलब किसी को रोक सकता है, किसी को जाने के लिए कह सकता है। तो टेलर ने प्रजातियों के प्रवास से संबंधित विचारधाराएं भी प्रस्तुत करी। टेलर ने प्रवास कटिबंध सिद्धांत भी दिया, जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, मिगार्टियन जोन थियरी या कटिबंध स्थिर सिद्धांत इसी को कहते हैं, या जोन स्टीरिया थियरी कहते हैं। तो टेलर महोदय ने ना तो प्राकृतिक शक्तियाँ पूर्णतः नियतकारी हैं और ना ही मानव प्रकृति का विजेता है। टेलर ने 1907 में अपनी पुस्तक आवर इवलिंग सिविलाइजेशन में भू शांति की विचारधारा प्रस्तुत करी। कहा देखिए मानव ना तो प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है और ना ही प्रकृति का दास ही है। यानी मनुष्य जो है वो एक प्रकार से मनुष्य और जो एक प्रकार से प्रकृति है वो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, और एक दूसरे की से तालमेल अगर बना रहेगा तो सही तरीके से दोनों अपना काम करती रहेंगी, ठीक है। तो जरूरी है दोनों से तालमेल बैठाना। देखिए इनकी पुस्तक जो है बड़ी फेमस पुस्तक रही है, खास करके टेलर की, ग्रिफिथ टेलर की बड़ी फेमस पुस्तकें रही हैं। कौन कौन सी, देखिए परीक्षा में कई बार प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है।
देखिए 20वीं शताब्दी में भूगोल, ये पुस्तक इनकी बड़ी फेमस है, जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी, 1951 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। ये क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में आया हुआ है और बहुत ही फेमस प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय में भी ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था कि 20वीं शताब्दी में भूगोल यानी जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो उस पुस्तक के लेखक कौन है भैया, यही हैं ग्रिफिथ टेलर। दूसरी पुस्तक है प्रजातीय भूगोल यानी रेशियल ज्योग्राफी, बड़ी फेमस पुस्तक है। ये भी पुस्तक जो है परीक्षा में कई बार आई है ऑब्जेक्टिव में। नगरीय भूगोल अर्बन ज्योग्राफी, ये भी पुस्तक इंपॉर्टेंट है आपकी। जनसंख्या भूगोल पर निबंध यसे ऑन पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पुस्तक इंपॉर्टेंट है लेकिन परीक्षा में प्रश्न भी नहीं आया हुआ है। कनाडा की जलवायु यानी द क्लाइमेट ऑफ कनाडा, 1941 में पुस्तक लिखी गई, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वातावरण प्रजाति तथा प्रवास, इन्वायरमेंट रेस एंड जो है माइग्रेशन, 1937 में प्रकाशित पुस्तक है। एक आध विश्वविद्यालय में क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका ऑस्ट्रेलिया भौतिक और आर्थिक यानी ऑस्ट्रेलिया फिजियोग्राफिक एंड इकोनॉमिक, ये भी पुस्तक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 8वीं पुस्तक है सांस्कृतिक भूगोल कल्चरल जियोग्राफी, 4 खंडों में विभाजित है। प्रजाति पहला भाग है, दूसरा राष्ट्र, तीसरा नगर, तो चौथा सिटी, ठीक है, सभ्यता। तो ये 4 खंडों में है। सांस्कृतिक भूगोल यानी कल्चरल जियोग्राफी, ये पुस्तक परीक्षा में पूछी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और ये पुस्तकें हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, लिखना होगा आपको लघु उत्तरीय में जब क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ताओं पर लेख लिखिए। प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ता में सबसे पहले विद्वान का क्या नाम है, रिचथोफेन। रिचथोफेन हो गए, अल्फ्रेड हेटनर हो गए, ठीक है, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब इनके प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ताओं की अगर बात की जाए तो रिचथोफेन का जन्म हुआ था 1833 में, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है। 1905 में इनकी मृत्यु हुई थी। रिचथोफेन के ग्रंथों में सबसे पहला ग्रंथ इनका है चीन का भूगोल यानी कि जियोग्राफी ऑफ चाइना, चीन का मानचित्र, आर्थिक और खनिज भूगोल, स्थलाकृतिक विज्ञान और प्रादेशिक भूगोल को कोरोलॉजी कहा इन्होंने। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा गया था पिछली बार कि प्रादेशिक भूगोल को किस विद्वान ने कोरोलॉजी कहा है, तो जर्मन भूगोलवेत्ता रिचथोफेन ने इसको कोरोलॉजी कहा है। स्थलाकृतिक विज्ञान पुस्तक भी इन्होंने लिखी है और परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। सर्वप्रथम फियोर्ड तट और रिया तट के बीच अंतर को स्पष्ट करने का काम भी रिचथोफेन ने ही किया था। तो ये सारी चीज़ें रिचथोफेन के बारे में ध्यान रखेंगे। दूसरे विद्वान हैं, उनका नाम है भैया अल्फ्रेड हेटनर। अल्फ्रेड हेटनर भी जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। ये कहते हैं, इनकी पुस्तकों का नाम है भूगोल का विधि तंत्र, बड़ा फेमस प्रश्न है, ये परीक्षा में हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव में लिखित में। यूरोप का प्रादेशिक भूगोल, ये भी फेमस क्वेश्चन मतलब पुस्तक है। रूस का भूगोल, ये भी प्रश्न आया हुआ है। तीसरे विद्वान है जो है कहाँ के, जर्मन के, उनका क्या नाम है जर्मन भूगोलवेत्ताओं में। अगले भूगोलवेत्ता हैं अल्फ्रेड पेंक। अल्फ्रेड हेटनर हो गए, अल्फ्रेड पेंक। तीसरे विद्वान कौन है, अल्फ्रेड पेंक। अल्फ्रेड पेंक की अगर बात की जाए, वाल्टर फ्रैंक, वाल्ब्रेस्ट फ्रैंक, 1858 में जन्म हुआ, 1945 में मृत्यु, ठीक है। प्रमुख पुस्तकों में हिमयुग में आल्पस पर्वत की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है। महान भू आकृतिक वैज्ञानिक रहे हैं ये, और ये पुस्तकें भी लिखी हैं इस नाम से। तीसरे विद्वान है वाल्टर पेंक। अल्ब्रेस्ट पेंट है ये, और ये है वाल्टर पेंट। वाल्टर पेंक की अगर बात की जाए, 1888 में जन्म हुआ, 1923 में मृत्यु होती है। डेविस के अपर्दन चक्र की आलोचना करके पेंक ने अपर्दन चक्र की 5 दशाएं बताई हैं। तो वाल्टर पेंक ने क्या किया, डेविस ने भी अपर्दन चक्र की अवधारणा दी थी, उसी किंग्सले डेविस, और उसी किंग्सले डेविस की अपर्दन चक्र की अवधारणा को पेंक ने आलोचना करी और एक अपनी जो है व्यवस्था दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है। वान थ्यूनेन का कृषि वलय सिद्धांत क्या है। वान थ्यूनेन कृषि का जो एक प्रकार से वलय सिद्धांत बताते हैं वो क्या है। देखिए, वान थ्यूनेन एक कृषि भूगोलवेत्ता है और कृषि वलय सिद्धांत देते हैं। वान थ्यूनेन ने कृषि के स्थानीयकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोई भी कृषक वही फसल उत्पन्न करता है जिससे उसे सर्वाधिक लाभ होता है, यानी किसी भूमि में कौन सी फसल उगाने से ज़्यादा लाभ मिलेगा, प्रायः किसान लोग वही फसल उत्पादित करते हैं और वही फसल बोते हैं जहां पर जो बोने से लाभ ज़्यादा होता है। यही कृषि का वलय सिद्धांत में कहा जाता है। किसी नगर के चारों ओर कृषि फसलों का स्थानीयकरण संकेंद्रीय वृत्त खंडों के रूप में होगा। प्रथम वलय में साग सब्जी, यानी कि बाजार, जैसे मान लेते हैं ये बाजार है, अब इस बाजार के पहले जो यानी ये वलय जो होगा, इसमें साग सब्जियां बोई जाएंगी, ठीक है। साग सब्जी इसलिए बोई जाएगी, साग सब्जी हो गई, दूध हो गया, द्वितीय मतलब कि साग सब्जी और दूध, क्योंकि साग सब्जी और दूध से क्या होता है, ये चूंकि जल्दी बाजार तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस वजह से ये पहले मतलब नदी के मतलब कि शहरों के किनारे जो है ज़्यादा होते, बहुत नज़दीक।
शहरों से दूर में द्वितीय कोटि के आते हैं कृषि। द्वितीय कृषि में ईंधन की लकड़ी का उत्पादन करना। तृतीय, ठीक है, ईंधन लकड़ी वगैरह का उत्पादन करना ताकि जो लकड़ी मेज है ये सब। और तृतीय में क्या करते हैं, तृतीय क्षेत्र जो होता है इसमें खाद्यान्न उत्पादन बिना प्रति भूमि छोड़े किया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर खाद्यान्न यानी कि जो है गेहूँ चावल ये सब उगाया जाता है, खाद्यान्न वगैरह। और चौथे कृषि में क्या होता है, प्रतिभूमि खाद्यान्न प्रतिभूमि छोड़ करके एक प्रकार से उसमें खाद्यान्न प्रतिभूमि भी छोड़ी जाती है और खाद्यान्न भी उत्पादन होता है। थोड़ा और बाजार से दूर जाएंगे तो पंचम वलय में चारागाह होगा, यानी पांचवें जगह पर क्या होगा, चारागाह होगा। यहाँ पर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका नहीं होगा। ठीक है, तो वान थ्यूने ने परिवहन लागत को बहुत अधिक महत्व दिया है। चूँकि आप देखते हैं साग सब्जी और दूध जो है तुरंत मार्केट तक पहुंचाना होता है, इस वजह से ये बाजार के बिल्कुल बगल होने चाहिए। ठीक है, ताकि परिवहन लागत ज़्यादा ना लगे। फिर लकड़ी की जो है चीज़ें थोड़ा सा दूर हो चुकी, वो अगर परिवहन में आएंगी भी तो उसका उतना खर्चा नहीं बचेगा, खर्चा नहीं लगेगा। और साथ ही साथ में क्या होगा कि वो खराब नहीं होगी। देखिए दूध और साग सब्जियाँ खराब हो जाती है। जैसे जैसे आप बाजार से दूर जाते हैं वैसे वैसे आप देखते हैं ज़मीन की कीमत भी घटती जाती है। और साथ ही साथ में आप यहाँ पर यह भी देख रहे होंगे कि ज़मीन की कीमत के घटने के साथ साथ यहाँ पर एक प्रकार से जो है उत्पादन जो होता है वो कम कम होता चला जाता है। ठीक है, अब जो देखिए यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन तृतीय श्रेणी में होता है, उसमें सघन खाद्यान्न उत्पादन होता है, वहाँ पर ज़्यादा प्रतिभूमि नहीं छोड़ी जाती है। लेकिन उसके बाद में प्रतिभूमि भी छोड़ी जाती है, उसके बाद में चारागाह वगैरह भी रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो वान थ्यूनेन यही वाले बताते हैं। ठीक है, यही उनके कृषि का वाला सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। देखिए बेबर का उद्योग अवस्थिति सिद्धांत और दूसरा है आपका क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थिति सिद्धांत, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा आपका है लैंडशाफ्ट का अध्ययन। तो ये तीन चीजों के बारे में आपसे टिप्पणी करने के लिए बोला गया है, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो पहला आपका क्या है, बेबर का उद्योग अवस्थिति सिद्धांत, यानी कि उद्योग क्यों कहाँ पर स्थापित होता है और क्यों वहीं पर स्थापित होता है। ठीक है, तो बेबर कहते हैं, अल्फ्रेड बेबर जर्मन अर्थशास्त्री हैं ये। 1909 में उसने उद्योगों की अवस्थिति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसने, जर्मन अर्थशास्त्री अल्फ्रेड बेबर ने। ठीक है, बेबर ने किसी उद्योग की स्थापना में परिवहन लागत, यानी कि परिवहन लागत कितनी है, श्रम वहां पर मौजूद है कि नहीं है, एक एकत्रीकरण के प्रभाव को प्रदर्शित किया। यानी कि देखें कोई भी धंधा वहीं पर स्थापित होगा, उद्योग वहीं पर स्थापित किया जाएगा जहां पर जो है श्रम भी होगा, सस्ते श्रमिक मिल जाएंगे, जहां पर बिजली पानी की सुविधा होगी, मार्केट बगल में होगा। ठीक है, और साथ ही साथ में परिवहन के भी साधन होंगे, संचार के भी साधन होंगे, सब कुछ वहाँ पर व्यवस्थित होगा। वहीं पर लोग एक प्रकार से अपना वो आशियाना लगाएंगे या फिर वो चीज़ें बैठाएंगे। दूसरा है क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थिति सिद्धांत। देखिए वाल्टर क्रिस्टालर की अगर बात की जाए तो आर्थिक भूगोलवेत्ता ये थे। इसने नगरों का व्यापारिक केंद्रों पर परिवहन, पारस्परिक क्रिया तथा मध्यवर्ती अवसर के प्रभावों व उनके परिणामों को विश्लेषित किया। किसने, क्रिस्टालर ने। ठीक है, तीसरा जो यहाँ पर पॉइंट था आपका लैंडशाफ्ट का अध्ययन, स्टडी ऑफ लैंडशाफ्ट। जर्मन विचारधारा के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जिसमें लैंडशाफ्ट का अध्ययन किया जाता है। जर्मनी के जो विचारक है वो कहते हैं कि लैंडशाफ्ट का अध्ययन जियोग्राफी में किया जाता है। लैंडशाफ्ट जर्मन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है दृश्य प्रदेश से। ठीक है, यानी प्रदेश की विशेषताएं जो होती हैं उसी से संबंधित होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, भूगोल की शाखाओं का विशेषीकरण कीजिए। देखिए भूगोल की शाखाओं का विशेषीकरण, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे। 18वीं शताब्दी में ही इमैनुअल कांट ने भूगोल की शाखाओं का वर्गीकरण कर दिया था। 19वीं शताब्दी में कॉल लिटर और रिचर्ड हम्बोल्ट ने इसको और अधिक स्पष्ट किया। साथ ही उन्होंने इसका विशेषीकरण भी करना चाहा भूगोल की शाखाओं का। 20वीं शताब्दी के मध्य से इस दिशा में विशेष कार्य किया गया। भूगोल की शाखाओं का विशेषीकरण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक शाखा एक स्वतंत्र विज्ञान भी हो गई है, जैसे जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान, भूभौतिकी, भूगणित। ठीक है, स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य भूगोल, कृषि भूगोल, परिवहन भूगोल, सैन्य भूगोल, आचरण भूगोल, वाणिज्य भूगोल। ये सब अपने आप में एक एक विषय बन चुके हैं। तो आप देखेंगे भूगोल की यही सब शाखाएं हैं। भूगोल की बेसिकली मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं, एक मानव भूगोल और एक भौतिक भूगोल। मानव भूगोल की अपनी उप शाखाएं तमाम सारी और उसकी अपनी उप शाखाएं हैं। तो ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें आपको और भी पढ़ने को मिल सकती हैं। आगे देखेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समझने का प्रयास करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आते रहते हैं परीक्षा में, आते लघु उत्तरीय में। देखिए अल मसूदी की प्रसिद्ध कृतियां बताएं।
अल मसूदी की रचनाओं में जैसे किताब मुराज अल दहाब, ये पुस्तक अल मसूदी की है। ये यात्री, अरब का यात्री है, भारत में आया था। किताब उल तनभवल इसरफ, किताब अखबार अल जमा और किताब उल औसात, ये 4-5 पुस्तकें जो हैं अल मसूदी की ही हैं। ठीक है। अगला जो एक प्रकार से ज्योग्राफी में या फिर जो भूगोलवेत्ता आया था बाहर से या यात्री था, ठीक है, अल बरूनी, ये भी एक प्रकार से विदेशी मतलब कि अरबी ही है। इसकी प्रमुख कृतियों के बारे में बताएं, प्रमुख रचनाएं। देखिए अल बरूनी की प्रमुख कृतियां हैं, जैसे पहली पुस्तक है इसकी किताब उल हिंद, जो कि बड़ी फेमस है, परीक्षा में खूब आता है। अल कानून अल मसूदी, अथर अल बगिया, तारीब अल हिंद, किताब अल जमाकिर, किताब अल सैदना, ये सब एक प्रकार से तमाम पुस्तकें हैं। भूगोल में उसने 27 पुस्तकें लिखी अल बरूनी ने, तो ये भी एक अरब भूगोलवेत्ता है, अल बरूनी, अल मसूदी, ये सब। ठीक है। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, पृथ्वी का पहला चक्कर किस अन्वेषक, यानी अन्वेषक माने होता है खोजकर्ता, तो पहला चक्कर पृथ्वी का किसने लगाया था? तो एक मैगलन नाम का एक प्रकार से व्यक्ति था, इसने पहला अन्वेषक किया था जिसने पृथ्वी का पहला चक्कर लगाया था और पृथ्वी को गोलाकार बताया। पृथ्वी को इसने घूमा और कहा कि घूम करके कि भाई पृथ्वी कैसी है, गोलाकार है। प्रश्न, वास्को डिगामा भारत कब आया था? देखिए 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत की खोज में निकला और वह 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट यानी कापड़ नाम का गांव था, वहीं पर पहुंचा। उस समय वहां पर जमोरिन नाम का एक शासक था, वो शासन कर रहा था। उसी ने एक प्रकार से इसको शरण दी और वहां पर फिर ये व्यापार करने लगता है और फिर लौट करके जब जाता है वास्को डिगामा, तो वहाँ से बहुत सारे पुर्तगाली फिर भारत पर व्यापार के उद्देश्य से आने शुरू हो जाते हैं और यहीं से पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर देखते तमाम लोग आना शुरू कर देते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस क्यों प्रसिद्ध है? तो एक क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का निवासी था और इसने अमेरिका की खोज करी थी। 1492 ईस्वी में नई दुनिया यानी अमेरिका की खोज की और 1493 में डोमिनिका द्वीप की भी खोज वास्को मतलब कि इसने कोलंबस ने करी थी। तो अब और वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी थी, इस वजह से फेमस है। भारत आने तक जलीय मार्ग की खोज करी थी, ऐसा कहेंगे ज़्यादा बेटर होगा। अगला प्रश्न है, कांट के अनुसार, इमैनुअल कांट इनका पूरा नाम है, कांट के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार से प्राप्त होता है? तो कांट के अनुसार ज्ञान 2 प्रकार से प्राप्त होता है। कौन कौन से प्रकार हैं? पहला है विशुद्ध तर्क के द्वारा, यानी कि एकदम से तर्क, साफ साफ तर्क हो, 4-5 लोग बैठ करके किसी मुद्दे पर तर्क करें तो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और दूसरा इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव अगर आप करेंगे, आपको कहीं पर जाएं, कुछ चीज़ देखेंगे, देखने के बाद में आपने अनुभव किया कि ये चीज़ें ऐसी हैं, तो वो चीज़ें एक प्रकार से वो अनुभव के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कांट ने भूगोल को कितने खंडों में विभक्त किया है, बांटा? तो निम्नलिखित खंडों में विभक्त किया है कांट ने भूगोल को। ठीक है। पहला है प्राकृतिक भूगोल, दूसरा गणितीय भूगोल, तीसरा नैतिक भूगोल, चौथा राजनीतिक भूगोल, पांचवा व्यापारिक भूगोल और छठवां धार्मिक भूगोल। इमैनुअल कांट ने भूगोल को इन 6 भागों में बांटा है। कौन कौन से? प्राकृतिक यानी नेचुरल ज्योग्राफी, ठीक है, मैथमेटिकल ज्योग्राफी, मोरल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है, कमर्शियल ज्योग्राफी और आपका रीजनल ज्योग्राफी, ऐसे तमाम प्रकार के जो है इसने बांटा ज्योग्राफी को अलग अलग खंडों में। अगला प्रश्न है, कॉसमॉस क्या है, बताएं। बढ़िया क्वेश्चन से सब हैं, छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से तमाम टॉपिक आप जान पा रहे हैं। कॉसमॉस, कॉसमॉस रिचर्ड हम्बोल्ट की एक लोकप्रिय रचना है जो 1845 में प्रकाशित हुई थी। तो कॉसमॉस एक पुस्तक है जिसको लिखा किसने है? हम्बोल्ट नाम के विद्वान ने लिखा है। कॉसमॉस माने होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में रिटर का क्या दृष्टिकोण था? देखिए रिटर, कॉल रिटर की अगर बात की तो ब्रह्मांड के बारे में एक सुव्यवस्थित और सद्भावनापूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू इसका रहा। भूगोल उसका उपागम, उद्देश्य परक अथवा प्रयोजन मूलक था। विविधता में एकता का नियम किसने विकसित किया? तो कॉल रिटर ने विविधता में एकता के आधारभूत नियम का विकास किया। मानव के आवास में मूल नियम जैविक और अजैविक घटकों में निहित आधारभूत एकता है। इसी एकता में लिप्त बना मानव अपने सांस्कृतिक पर्यावरण को तरासता तरासता माने उसको और अच्छा बनाने का प्रयास करता रहता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फ्रेडरिक रेटजल। रेटजल जो है मानव भूगोल के जनक हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी के पिता हैं। रेटजल की शिष्या थी कुमारी एलन चर्चिल सैंपल, बड़ी फेमस है। रेटजल की भौगोलिक संकल्पना क्या है? देखिए रेटजल की भौगोलिक संकल्पनाओं में उनकी मानव प्रकृति अंतर संबंध की जो अवधारणा है सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। रेटजल की अवधारणा थी कि मानवीय कारक प्राकृतिक तत्व के नियंत्रण को सीमाबद्ध कर सकते हैं, यानी कि मानवीय कारक जो होते हैं वो प्राकृतिक तत्व को नियंत्रण में एक प्रकार से कर सकते हैं, यानी प्रकृति को एक सीमा में बांध सकते हैं।
ऐसा इसने कहा था रेटजल ने, ठीक है। और इसी के जो है चीज़ों को फॉलो किया था इसकी शिष्या जो है उसका नाम था कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल, जो कि अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी। आगे देखते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बिडाल डिला ब्लास। ब्लास का मतलब होता है, पूरा नाम इनका क्या, बिडाल डिला ब्लास या वाइडल डिला ब्लास। इनके अनुसार भूगोल का उद्देश्य क्या है? देखिए, बिडाल डिला ब्लास के अनुसार भूगोल का उद्देश्य भूदृश्यगत तत्वों के, यानी भूमि पर जो दिखाई पड़ रहे तत्व हैं उन पक्षों और उन विशेषताओं का अध्ययन करना जो मनुष्य के अस्तित्व और कार्य की अभिव्यक्ति करती है। मनुष्य की जो अस्तित्व है उसके बारे में और उसके कार्य की अभिव्यक्ति करती हैं, ऐसी विशेषताओं और ऐसे पक्षों को जो दिखाई पड़ते हैं उन्हीं के बारे में जानना भूगोल होता है, भूगोल का उद्देश्य होता है। जीन्स ब्रून्स के अनुसार मानव भूगोल के सार्थक तथ्य हैं। देखिए, जीन्स ब्रून्स के अनुसार मानव भूगोल के सार्थक तथ्य निम्न प्रकार हैं। पहला, मिट्टी के अनुत्पादक उपयोग जन तथ्य जैसे कि अधिवास या मार्ग हो गया, ये मानव भूगोल के सार्थक तथ्य हैं। मानव द्वारा वनस्पति और जंतुओं पर विजय संबंधी तथ्य हो गया, मानव और वातावरण का संबंध हो गया। वनस्पति, खनिज और जंतुओं के अवशोषण जनित विनाशकारी अर्थतंत्र संबंधी तथ्य हो गया। ये सारे तथ्य बेसिकली जो हैं इसने ब्रून्स ने बताया कि मानव भूगोल के सार्थक तत्व ये 3 होते हैं। अगला प्रश्न, ब्रून्स ने या जीन्स ब्रून्स ने मानव भूगोल के अंतर्गत कितने अन्य पक्षों को सम्मिलित किया? तो जीन्स ब्रून्स ने मानव भूगोल के अंतर्गत आधारभूत तथ्यों के अतिरिक्त 5 अन्य पक्षों को भी शामिल किया है, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है जनसंख्या वितरण, दूसरा है आर्थिक भूगोल, तीसरा सामाजिक भूगोल, चौथा राजनीतिक भूगोल और पांचवा सामुदायिक मनोवृत्तियाँ। ये जीन्स ब्रून्स ने मानव भूगोल के अंतर्गत आधारभूत तथ्यों के अतिरिक्त इन 5 अन्य पक्षों के बारे में बताया, जो कि एक प्रकार से जनसंख्या वितरण, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और सामुदायिक मनोवृत्तियों हैं। अगला प्रश्न, प्रकृति की एकता पर रिटर और हम्बोल्ट का क्या मत है? देखिए, रिटर और हम्बोल्ट दोनों ने प्रकृति की एकता पर जोर दिया है। यद्यपि एक का सोच धार्मिक था तो दूसरे का वैज्ञानिक था, यानी एक जो है धार्मिक सोचता था, दूसरा वैज्ञानिक सोचता था। दोनों का विश्वास था कि शोध का उद्देश्य इसी एकता को स्पष्ट करना होता है, जो विविधता में एकता है वो बनाए रखना होता है। प्रकृति की जो तमाम विविधता है, प्रकृति चूंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग जैसी होती, तो उसी में एकता स्थापित करना। अगला प्रश्न, अर्धकुंडे से क्या तात्पर्य है? देखिए, जर्मन शब्द है अर्धकुंडे या अर्धकुंडे। पृथ्वी और उसके निवासी पारस्परिक सहभागी रूप में वर्तमान है और उनमें से किसी एक को बिना दूसरे को समझे नहीं जाना जा सकता, यानी एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे तभी जान पाएंगे एक दूसरे के बारे में। अतः इतिहास और भूगोल सदैव साथ साथ बने हैं। इतिहास की बात की जाए, भूगोल की बात की, दोनों एक दूसरे से के पूरक सब्जेक्ट हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। धरातल निवासियों को प्रभावित करता है और निवासी धरातल पर दृश्य में बदलाव करते रहते, तो इस वजह से ज्योग्राफी और इतिहास दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। और अर्धकुंडे जो पुस्तक है ये इसी से संबंधित है, कॉल लेटर की रचना है ये। अर्धकुंडे किसकी रचना है? तो कॉल लेटर की चिरस्थायी रचना है। रिच्थोफन के बारे में बताएं। देखिए, रिच्थोफन मूलतः भूगर्भ वैज्ञानिक था। उसने भू आकृति विज्ञान में रुचि प्रकट करी और वह इसका संस्थापक माना जाने लगा। इसका भूगर्भ विज्ञान का संस्थापक रिच्थोफन को माना जाता है। इस प्रकार उसने भूगोल के विकास में बड़ा योगदान दिया। अगला क्वेश्चन, रेटजल के अनुसार मानव समाज के क्रमिक चरण क्या क्या हैं? देखिए, मानव समाज के क्रमिक चरण इस प्रकार से हैं रेटजल के अनुसार। पहला है आखेट और मत्स्य, यानी कि पहले मनुष्य क्या करता था, जब नया नया मनुष्य का निर्माण हुआ तो पहले मनुष्य शिकार करता था अपने पेट पालन के लिए, फिर जो है शिकार करता था, जंगलों से जो है जानवरों को मारता था या फिर जल में मछली को पकड़ता था। फिर दूसरा काम उसने हल संस्कृति, यानी वो एक प्रकार से खेती करना सीखता है, हल का निर्माण हुआ, खेती करना सीखा। फिर शस्य उत्पादन हुआ, यानी कि फिर जो है उत्पादन करने लगता है कुछ चीज़ों को। फिर मिश्रित कृषि होने लगती, तमाम फसलें उत्पादित करने लगता है। फिर पशुओं को पालने लगता है और फिर बागवानी फसलें, यानी फसलें बोई जाती हैं जो कि जिसको बेच करके लोग पैसा कमाते हैं। तो इस तरीके से ये हुआ, ठीक है। आगे देखेंगे, किसने पार्थिव एकता का नियम विकसित किया या पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने दिया? तो बिडाल डिला ब्लास ने पार्थिव एकता का नियम विकसित किया है, पार्थिव एकता का सिद्धांत दिया। यह मत व्यक्त किया कि सभी भौगोलिक विकास के पीछे एकता के नियम का योग है। पृथ्वी की संकल्पना उसकी संपूर्णता अथवा समस्त मतलब की समस्तता के नियम पर आधारित है,
जहाँ घटनाएं एक क्रम का पालन करते हुए सामान्य नियमानुसार घटित होती हैं। पार्थिविकता का मतलब जैसे ये है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी, चाहे वो हिमालय पर्वत की अगर बात की जाए, हिमालय पर्वत हो या फिर उत्तर का मैदान हो या फिर दक्षिण के एक प्रकार से पठार हो, सबका जो धरातल है जो अंदर से जुड़ा हुआ है, अंदर से सब एक है पूरी पृथ्वी, लेकिन वह एक प्रकार से आपको दिखती अलग अलग है। तो पार्थिविकता ये होती है नहीं कि एक आंतरिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा खोल के देखेंगे तो वो अलग अलग दिखाई पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, व्यवहारिक भूगोल में स्टाम्प का योगदान क्या है। स्टाम्प बड़े फेमस विद्वान हैं। देखिए, डडले स्टाम्प ने व्यवहारिक भूगोल में अनेक महत्वपूर्ण काम किया है। इनमें प्रमुख हैं ब्रिटेन की भूमि का सर्वेक्षण और मानचित्र। ब्रिटेन की भूमि का सर्वेक्षण और मानचित्र पर जो काम किया डडले स्टाम्प ने, बड़ा फेमस रहा उनका। टाटी स्वेच का भूगोल में क्या योगदान है। देखिए, टाटी स्वचेव में मुख्यतः आर्थिक भूगोल में योगदान दिया है। उनके अनुसार राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या पुंज, अधिवास के जाल, उत्पादन शक्ति के रूप में जनसंख्या, किसी प्रकार के उत्पादन में विशेषीकरण वाले क्षेत्र, उत्पादन के आर्थिक लाभ तथा इन सब में काल क्रमानुसार परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ये जो है टाटी स्वेचेव ने भूगोल में योगदान इनका रहा। बेसिकली आर्थिक भूगोल को लेकर के काम किया इन्होंने। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सेम्पल का संक्षिप्त जीवन वृत्त बताएं। सेम्पल मतलब कि कुमारी एलन चर्चिल सेम्पल, जो कि अमेरिकन भूगोलवेत्ता रही हैं। ठीक है, इनके बारे में प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। क्लियर, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। देखिए, तो कुमारी एलन चर्चिल सेम्पल की अगर बात की जाएगी तो सेम्पल का संक्षिप्त जीवन वृत्त परिचय आपसे पूछा जा रहा है। एक मिनट रुकेंगे। देखें, सेम्पल का जन्म हुआ था 1863 ईस्वी में, केंटकी प्रांत के लुइस विले में हुआ था। इनके पिता व्यापारी थे। इन्हें पढ़ने की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। इनके विषय इतिहास और साहित्य थे। अमेरिका लौटने के पश्चात वे जीवन प्रति मानव भूगोल के क्षेत्र में योगदान करती रहीं और रेटिजल की शिष्या रही हैं ये। ठीक है, अगला प्रश्न, कार्ल ओ सावर की भौगोलिक संकल्पना क्या थी। कार्ल ओ सावर के मतानुसार भौगोलिक तथ्य स्थान संबंधी तत्व हैं। अतएव भौगोलिक अध्ययन का विश्व वस्तु भूदृश्य एक ऐसा क्षेत्र है जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों के विशिष्ट स्वरूपों का विशिष्ट समुच्चय प्रस्तुत करता है। इसकी पहचान, इसकी जो है दृष्टव्य जो संरचना है, स्पष्ट सीमाएं तथा भूदृश्यों के अनुवांशिक संबंध में दिखाई पड़ती हैं, निहित होती हैं। अगले विद्वान है मैकेंडर। मैकेंडर का हृदय स्थल सिद्धांत क्या है बताएं। देखिए, मैकेंडर का हृदय स्थल सिद्धांत, प्रजातांत्रिक और वास्तविकता नाम की एक पुस्तक लिखी इन्होंने। इस पुस्तक में मैकेंडर ने मतलब यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया का जो महाद्वीप है वो, और अफ्रीका महाद्वीपों को विश्व द्वीप की संज्ञा दी कि यूरेशिया और अफ्रीका महाद्वीप यही एक प्रकार से विश्व द्वीप है। इसके सबसे अगम्य क्षेत्र को उन्होंने हृदय स्थल सिद्धांत कहा। हृदय स्थल वह क्षेत्र है जिसकी नदियां या तो आंतरिक झीलों में या बर्फ आच्छादित उत्तर महासागर में गिरती है। तो इन्होंने कहा कि यही दो महाद्वीप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैकेंडर का हृदय स्थल सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम किसी दिन। स्टाम्प ने वातावरण के किन घटकों का महत्वपूर्ण बताया है। देखिए, डडले स्टाम्प ने वातावरण के कई घटकों को महत्वपूर्ण बताया, जैसे वातावरण में अवस्थिति, आकृति, भौमिकीय संरचना कैसी है, वहाँ की मौसम और जलवायु कैसा है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ कितनी पाई जाती हैं, जीव जंतु, ये सभी तत्व मानव को प्रभावित करते हैं तथा मानव से प्रभावित भी होते हैं। तो यही घटक जो हैं ये वातावरण से संबंधित है, जो कि एक प्रकार से मानव को प्रभावित भी करते हैं और मानव से प्रभावित भी होते हैं। भूगोल में प्रतिमान से क्या अभिप्राय है। देखिए, भूगोल में प्रतिमान वैज्ञानिक क्रियाओं और पद्धतियों का एक ऐसा सिद्धांत है जो अधिकांश भूगोलविदों के शोध कार्य को नियंत्रण में रखता है। अर्थात जहां दो वर्ग के भूगोलवेत्ताओं में प्रतिमानों के विषय में मतभेद है, वहां भी यह दिशा निर्धारित करता है। तो ये होता है एक प्रकार से भूगोल में प्रतिमान। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है, कुहन का प्रतिमान क्या है, बताएं। कुहन का प्रतिमान क्या है। देखिए, कुहन का प्रतिमान वैज्ञानिक ज्ञान की शुद्धि की अवस्थाओं की एक अच्छी व वैज्ञानिक व्याख्या है। इसमें भी अन्य मॉडलों की भांति गुण दोष है, परंतु यह युवा शोधकर्मियों को नए सिद्धांतों के
अभिधारण का अवसर देता है। अगला प्रश्न, भूगोल में मॉडल क्या कहा का मतलब मॉडल का क्या महत्व है? देखिए, मॉडल एक ऐसा साधन है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित जटिलताओं को परिकल्पनाओं व सिद्धांतों के परीक्षण के द्वारा सरल बनाता है। मॉडल पूर्वानुमान का उपाय होता है। ठीक है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। इरेटोस्थनीज और हिप्पारकस के बारे में बताना है। देखिए, इरेटोस्थनीज भूगोल के जनक भी कहे जाते हैं कहीं ना कहीं पे। इनका जन्म यूनानी बस्ती सिरिन में 276 ईसा पूर्व में हुआ था। एथेंस में शिक्षा पूरी करने के बाद में इन्हें मिस्र के शासक टॉलेमी यूरेटस ने सिकंदरिया यानी अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया इरेटोस्थनीज को। उस काल में यह पद शिक्षा जगत का सर्वोच्च पद माना जाता था। इन्होंने पहली बार जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया और अपनी पुस्तक का नाम जियोग्राफिका रखा या जियोग्राफिया रखा। इरेटोस्थनीज के इसी काम की वजह से इनको भूगोल का जनक कहा जाता है। इरेटोस्थनीज के अनुसार पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोलाभ है, यानी कि स्फीयर है। ठीक है, और ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है पृथ्वी, जिसके चारों ओर खगोलीय पिंड जो है 24 घंटे में चक्कर लगाता है। ये बात जो है सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने बताई। इन्होंने नोमेन की सहायता से विषुवत रेखा की काफ़ी हद तक सही लंबाई भी ज्ञात करी इरेटोस्थनीज ने, अर्थात पृथ्वी की परिधि या इसके आकार को मापने का काम सबसे पहले इरेटोस्थनीज महोदय ने किया। महत्वपूर्ण यह है कि यह गणना अनुमान आधारित नहीं थी, बल्कि इसका आधार ज्यामितीय आधारित था, यानी ज्यामिति पर यही सब चीजें हैं। क्लियर? वॉइस थोड़ी सी आपको अलग टाइप की लग रही होगी, लेकिन हाँ, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो यही चीजें हैं इसमें जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। तो इसके अलावा जो है इन्होंने इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी भी निश्चित करने का प्रयास किया था इरेटोस्थनीज ने, जिसका परिणाम यथार्थ के निकट है। इन्होंने विभिन्न अक्षांशों और देशांतरों को निश्चित करने का भी प्रयास किया। उपरोक्त योगदानों के कारण से सिस्टमैटिक भूगोल का पिता यानी व्यवस्थित भूगोल का पिता भी इनको कहा जाता है, या वैज्ञानिक भूगोल का पिता कहना कई बार उचित होता है, और कहीं कहीं पर तो भूगोल का पिता भी इनको कहा जाता है, यानी कि कभी कभी कह दिया जाता है। ठीक है, अक्षांश देशांतरों के मापन के कारण से इन्हें भूगणित यानी जियोडेसी का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ जियोडेसी भी इन्हीं को कहा जाता है। इरेटोस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक एक्यूमेन अर्थात वास योग यानी रहने के लायक विश्व का वर्णन प्रस्तुत किया। इसमें इनके द्वारा ज्ञात विश्व को एशिया, यूरोप और लीबिया यानी अफ्रीका में विभाजित किया गया। 3 महाद्वीपों के बारे में बताया, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। इसके अलावा गर्मी के आधार पर पृथ्वी को 5 कटिबंधों में बांटा। एक था उष्ण कटिबंध, 2 शीत कटिबंध, ठीक है, तथा 2 शीत कटिबंध, 2 शीतोष्ण कटिबंध, 2 शीत कटिबंध और 1 उष्ण कटिबंध। ये इरेटोस्थनीज ने बांटा। अगले विद्वान है हिप्पारकस। हिप्पारकस की बात करें बेटा, हिप्पारकस की अगर हम बात करें तो हिप्पारकस कौन था, इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करें आप सभी लोग। हिप्पारकस देखिए, हिप्पारकस की अगर बात करें, देखने का प्रयास करेंगे हिप्पारकस कौन था भैया। देखिए, हिप्पारकस जो था उसको सिकंदरिया के पुस्तकालय के अध्यक्ष के पद पर इरेटोस्थनीज के निधन के बाद में नियुक्त किया गया। क्योंकि जब तक इरेटोस्थनीज जो थे वो एक प्रकार से जीवित थे, तब तक वह उस पद पर बने रहे। लेकिन जैसे इनकी मृत्यु होती तो हिप्पारकस जो था वो अलेक्जेंड्रिया का जो पुस्तकालय था सिकंदरिया जिसको कहते हैं, उसके अध्यक्ष पर काम किया, जो कि शिक्षा जगत का एक बढ़िया पद माना जाता था उस समय। ये मूलतः एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ था हिप्पारकस। इन्होंने एक वृत्त को 360 अंशों में बांटा। 360 डिग्री का एक वृत्त होता, वैसे वास्तविक में होता तो सबसे पहले इन्होंने बताया था, जो असीरियाई गणित से प्रभावित था, लेकिन यूनानी ज्ञान में पहली बार इसका प्रयोग इन्होंने किया था। इन्हें खगोल शास्त्र का पिता भी कहा जाता है हिप्पारकस को। तो याद कर लीजिए, खगोल शास्त्र का पिता किसको कहते हैं? हिप्पारकस को। निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोलकी का पिता कहा जाता है, लेकिन खगोल शास्त्र का पिता पूछे तो हिप्पारकस, लेकिन आधुनिक खगोलकी का पिता कहते हैं कोपरनिकस को। ठीक है, कुछ लोग गैलीलियो को खगोलकी का पिता कहते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में अगर देखें तो कोपरनिकस
या फिर आप इनको क्या नाम हिप्पार्कस को कह सकते हैं, कुछ लोग गैलीलियो को भी कहते हैं, जो कि दूरबीन का खोज उन्होंने किया था। त्रिकोणमितिक सारणियों की गणना सर्वप्रथम इन्होंने करी थी हिप्पार्कस ने, जिसकी वजह से इनको त्रिकोणमिति का पिता भी कहा जाता है। हिप्पार्कस को त्रिकोणमिति का पिता भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो कई सारी चीजें हैं। इन्होंने पृथ्वी को अक्षांशों के आधार पर क्लाइमेटा यानी अक्षांश आधारित जलवायु पेटियों अथवा दिन की सबसे अधिक लंबाई वाला अक्षांश अथवा आज की भाषा में कर्क रेखा और मकर रेखा के अक्षांशों का मापन भी इन्होंने किया। इन्होंने इसका मान 23 डिग्री 40 मिनट बताया, जो काफी सटीक है, चूंकि 23 डिग्री जो है ये एक प्रकार से 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती है, 23.5 डिग्री, ठीक है। 23.5 डिग्री जो अक्षांश होता है उत्तरी, ठीक है, वो कर्क रेखा के नाम से, और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है वो मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। क्लियर। पृथ्वी की वक्राकार सतह है, 3D को समतल यानी कि सतह को समतल यानी 2D पर प्रदर्शित करने की समस्या से जूझने वाले भी पहले विद्वान यही रहे हैं, हिप्पार्कस। अर्थात मानचित्र प्रक्षेप की संकल्पना के खोजकर्ता थे। इन्होंने लंब रेखीय तथा त्रिविमीय दो प्रकार के प्रक्षेपों का विवरण भी प्रस्तुत किया। तो बड़े विद्वान में हिप्पार्कस, ठीक है। अगला प्रश्न आपके इसका निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। वो कौन कौन से विद्वान है भैया? वो है हेरोडोटस और प्लेटो। देखिए हेरोडोटस की अगर बात की तो हेरोडोटस जो है इतिहास का पिता है, और प्लेटो जो है आदर्शवाद के जनक हैं। प्लेटो जो है दार्शनिक विचारक है, दर्शन जो है या आदर्शवाद की विचारधारा से प्रभावित है। हेरोडोटस के बारे में समझते हैं। हेरोडोटस जो है इतिहासकार थे सबसे बड़े, और इन्हें इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, जो उपाधि इन्हें सिसरो ने दी थी, ठीक है। हेरोडोटस का जन्म हेलिकार्नेसस में ईस्वी में लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन मुख्यतः वह हेलेनिक संस्कृति के केंद्र एथेंस नगर में इनका जीवन बीता यानी वहीं पर रहे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्ट्री, इसको हिस्टीरियाई या हिस्टोरिका के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने यूनानी पर्सियाई युद्धों का यानी ग्रीक पर्सियन युद्ध जो हुआ उसका विवरण भी अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है, खास करके हिस्टोरिका पुस्तक में भौगोलिक विवरण में शामिल भी किया है। स्वयं हेरोडोटस ने पश्चिम में इटली की यात्रा करी और पूर्व में मारमरा तथा बासपोरस जल संधियों से होकर के युगजाइन सागर यानी जिसको काला सागर वर्तमान में कहते हैं उसको का पार करते हुए रूसी स्टेप प्रदेश का तक पहुंचे, और पूर्व की ओर यह पर्शियन साम्राज्य में पहुंचे, और दक्षिण की ओर उन्होंने मिस्र की यात्राएं कई बार की। हेरोडोटस प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना। इनसे पहले एनेक्सिमेंडर हिकेटियस ने इसे बाहरी विशाल समुद्र से जुड़ा हुआ माना। हेरोडोटस ने नील की घाटी और विशेष करके उससे डेटा के निर्माण का वितरण करते हुए लिखा कि इसका निर्माण इथियोपिया से नदी द्वारा लाई गई गाद और मृतिका से हुआ है। नदी के द्वारा बहा करके गाद जो मट्टी लाई गई उसके द्वारा बना हुआ है, ठीक है, जो डेल्टा बना हुआ है। इन्होंने ही इसके लिए सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने ईस्टर नदी जिसको आप डेन्यूब नदी कहते हैं उसको विश्व की सबसे बड़ी नदी भी माना था उस समय, लेकिन वो वास्तव में है नहीं। हेरोडोटस के नाम पर अरब भूगोलवेत्ता अल-मसूदी को अरब का हेरोडोटस भी कहा जाता है। ये विद्वान था, ठीक है, जो बड़ा फेमस था। प्लेटो के बारे में समझते हैं। प्लेटो कौन था? देखिए प्लेटो प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक थे। वे निगमनात्मक तर्क पद्धति यानी डिडक्टिव रीजनिंग के प्रणेता थे, और उनका मानना था कि पार्थिव चीजें एक आदर्श प्रत्यय जगत यानी आइडियाज की खराब नकल यानी कॉपी मात्र है। प्लेटो ने प्राचीन यूनानी शहर एटिका की उर्वर मृदा के क्षरण का विवरण प्रस्तुत किया और व्याख्या की कि किस तरह चीजें अपने आदर्श रूप से विकृत हो जाती हैं। जो चीजें पहले कुछ और होती है लेकिन कुछ बदल जाती हैं। प्लेटो ने अटलांटिक की कथा के बारे में, अटलांटिस की कथा के बारे में बताया कि प्राचीन यूनानी सभ्यता पर किसी पश्चिमी अधिक विकसित सभ्यता के द्वारा आक्रमण किया गया था। यूनानी सेना की विजय हुई और इसके ठीक बाद ही आक्रमणकारियों का मूल स्थान एक भयावह भूकंप में समुद्र में डूब जाता है, और इस वजह से प्लेटो संभवतः पहले यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने यह घोषित किया कि पृथ्वी एक गोलाभीय पिंड है और ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है पृथ्वी। हालांकि यह अनुमान लगाया जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाइथागोरस सबसे पहले ऐसे दार्शनिक थे जो इस मत के समर्थक रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने आकाशीय पिंडों की वृत्ताकार गति के कुछ नियम विकसित किए थे, ठीक है, पाइथागोरस ने। पाइथागोरस पर भी आप जानते होंगे, और उन्होंने शिष्य
पार्मेनाइडिस ने भी इस नियमों का प्रयोग किया। गोल पृथ्वी से किए जाने वाले प्रक्षेपों के संदर्भ में किया। इस तरीके से कई सारे ज्ञान इन सभी के बारे में जो है बताए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, प्रकृति के निश्चयवादी चिंतन पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, निश्चयवादी चिंतन, डिटर्मिनिज्म, मनुष्य की अगर बात की तो मनुष्य पर प्रकृति का प्रभाव बहुरूपी और जटिल है, जबकि प्राकृतिक घटनाओं और ऋतु विज्ञान के तत्वों पर मनुष्य का प्रभाव पड़ता है। यह निश्चयवादी चिंतन है। वह अपने इस मत के कारण से वे एक निश्चयवादी विचारक भी एक प्रकार से माने जाते हैं। उन्होंने प्राकृतिक प्रभाव को मानवीय सामंजस्य में महत्वपूर्ण मानते हुए परिवेश के प्रभाव के साथ साथ मानवीय चिंतन के विकसित स्तर के प्रभाव को भी स्वीकार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन्फ्लुएंस मतलब कि एक्सरसाइज अपॉन मैन बाई फोर्सेस ऑफ नेचर आर रेसिप्रोकल although यानी ही मैन इन हिज, मतलब चीजें मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन भूगोल का प्रथम विषय है, ऐसा एक प्रकार से निश्चयवादी विचारक जो है मानते हैं। निश्चयवादी विचारकों का मानना है कि भाई जो प्रकृति है वह एक प्रकार से पावरफुल है। ठीक है, प्रकृति जो है हावी है, प्रकृति मनुष्य पर कंट्रोल करती है, ऐसा बताया गया। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हमबोल्ड ने भौगोलिक अध्ययन को कितनी विधियां बताई? हमबोल्ड ने भौगोलिक अध्ययन की कितनी विधियां बताई भाई? विधि, तंत्र और शोध विधियां, मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च मेथड हमबोल्ड के द्वारा बताई गई। हमबोल्ड द्वारा भौगोलिक अध्ययन के लिए कई सारे विधि तंत्र अपनाए गए, जो कि 5 मुख्य पक्ष इसके हैं। पहला पक्ष अनुभाविक आगमनिक विधि, विशिष्ट उदाहरण प्रेक्षण, परीक्षण, यंत्रों के नवीनतम ज्ञान और प्रयोग के आधार पर भौतिक, सामाजिक और क्षेत्रीय परिवर्तनों को समझना चाहिए। पहली बात, भौगोलिक अध्ययन को एक प्रकार सबसे पहली बात क्या होता है? पहली बात तो विशिष्ट उदाहरण के माध्यम से आप समझें, परीक्षण के द्वारा इन सभी विधियों का प्रयोग करके, यंत्रों के द्वारा, ठीक है, आप चीजों को जाने पहले भौतिक, सामाजिक और क्षेत्रीय परिवर्तन को समझें। दूसरी बात क्रमबद्ध सारणी या क्रमबद्ध प्रणाली, भौतिकी, भूविज्ञान, जीव विज्ञान जैसे क्रमबद्ध विज्ञानों की तरह वर्गीकरण रीति के द्वारा अध्ययन किया जाए। फिर इसके बाद में तुलनात्मक विधि अपनाएं, परिघटनाओं और वितरणों के प्रेक्षणों, उदाहरणों और तथ्यों फैक्ट्स की तुलना करके निष्कर्ष निकालें। फिर पूरी शुद्धता की जांच करें, इसका प्रत्येक प्रक्रिया में सूक्ष्मता से पालन करें, हर चीज को एकदम डिटेल तरीके से देखें, कोई चीज गलत ना होने पाए। फिर कार्टोग्राफिकल विधि, इसके द्वारा मानचित्र और आलेखों आदि के लक्ष्यों का प्रदर्शन किया जाता है। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पर बताई गई। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूं और ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आपके आते रहेंगे, यह बात अभी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। चलें, प्रश्न आ चुका भैया, नव निश्चयवाद। ठीक है, प्रश्न क्या आ चुका आपका? नव निश्चयवाद क्या है बताने का प्रयास करें। न्यू डिटर्मिनिज्म। देखिए, वर्तमान समय में भूगोलवेत्ता जिस विचारधारा को मानते हैं वह नव निश्चयवाद की विचारधारा है। ग्रिफिथ टेलर ने इसे वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको एंड जाओ निश्चयवाद के नाम से भी बताया। नव निश्चयवाद की मान्यता है कि ना तो प्रकृति का ही मनुष्य पर पूरा नियंत्रण होता है और ना ही मनुष्य का ही प्रकृति, मतलब मनुष्य प्रकृति का विजेता होता है। ठीक है, दोनों का एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है। मानव उन्नति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य प्रकृति का सहयोग प्राप्त करे, और यही नव निश्चयवाद है। यानी मानव उन्नति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य प्रकृति का सहयोग करे, और मनुष्य जब प्रकृति का सहयोग प्राप्त करेगा और सहयोग करेगा भी, तो एक प्रकार से दोनों टाइप में मनुष्य का फायदा होगा। ठीक है, लेकिन अगर मनुष्य चाहेगा कि प्रकृति को हम कंट्रोल में करें, प्रकृति को अपना दास बना ले, तो प्रकृति एक दिन मनुष्य का निरसन कर देगी और मनुष्य जो है उस लायक नहीं बचेगा कि प्रकृति में दोबारा रह पाए। तो इसलिए प्रकृति और मनुष्य दोनों जरूरी हैं एक दूसरे को एक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए।
मनुष्य प्रकृति को भी प्रभावित करता है और प्रकृति से प्रभावित भी होता है। तो ऐसे में प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और प्रकृति तब हमको अच्छे तरीके से रखेगी। प्राकृतिक आपदाएं नहीं आएंगी, कम आएंगी। क्रमबद्ध भूगोल क्या है? देखिए, इस उपागम में भूगोल के विभिन्न उपकरणों जैसे कि भू आकृति, जलवायु, मिट्टियों, वनस्पति, जंतु जगत, खनिज पदार्थों, जनसंख्या, आर्थिक व्यवसायों, कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार, इन सभी का अध्ययन समस्त पृथ्वी भर के लिए किया मतलब होता है क्रमबद्ध भूगोल में, सिस्टमेटिकल ज्योग्राफी में। इसमें प्रत्येक प्रकरण या तत्व सम्मिश्रण का विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है, और संसार में उसके वितरण के क्षेत्रों या प्रदेशों का सीमांकन भी किया जाता है। संक्षेप में क्रमबद्ध वर्गीकरण की रीति में प्रत्येक भौगोलिक तत्व सम्मिश्रित के गुणों और विशेषताओं का विश्लेषण होता है तथा संसार में उसके लिए वितरण के प्रदेश भी समझाए जाते हैं। तो इस तरीके से क्रमबद्ध भूगोल होता है ये। अगला क्वेश्चन से संभववाद। संभववाद क्या है? आपने जो है नवनिश्चयवाद समझा, लेकिन संभववाद आपने नहीं समझा था। संभववाद पॉसिबिलिज्म कहते हैं अंग्रेजी में। इसके संस्थापक है वाइडल डी ला ब्लास। ठीक है, विडाल डी ला ब्लास या वाइडल डी ला ब्लास। संभववाद के अनुसार प्रकृति मनुष्य के सामने कई संभावनाएं रखती है जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार चयन करता है और उसका उपयोग करता है। संभववादी कहते हैं कि पृथ्वी, वातावरण और उसका प्रभाव नहीं बल्कि मनुष्य का कार्य ही आरंभ बिंदु है। ठीक है, जिससे सबसे महत्वपूर्ण चयन की स्वतंत्रता है। मनुष्य ही डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है। जैसे खेत है, मिट्टी पड़ी हुई है, अब मिट्टी में क्या बोना है मनुष्य डिसाइड करेगा और मनुष्य ही तय करेगा कि एक प्रकार से वो कितना होगा, मतलब क्या एक प्रकार से क्या बोया जाएगा, इसमें क्या कब क्या बोया जाए मनुष्य। तो यानी मनुष्य संभववाद में मनुष्य को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताएगा। प्रकृतिवादी विचारक जो थे पहले, निश्चयवादी विचारक, उन्होंने प्रकृति को खूब बढ़ा चढ़ा करके बताया था कि प्रकृति सबसे पावरफुल है, प्रकृति के जैसा कुछ नहीं है, प्रकृति ही मनुष्य पर कंट्रोल करती है, मनुष्य प्रकृति का दास है। ठीक है, लेकिन संभववादी विचारक आए, इन्होंने कहा कि नहीं, मनुष्य जो है काफ़ी हद तक प्रकृति को कंट्रोल में रखता है और मनुष्य यहाँ पर एक प्रकार से मुख्य होता है। प्रकृति का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता जितना मनुष्य का होता है। मनुष्य ने ही प्रकृति को बदल दिया है, मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर रहा है, मनुष्य, ऐसा बताते हैं संभववादी। लेकिन फिर उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में एक उदाहरण आती है नव निश्चयवाद की, न्यू डिटर्मिनिज्म, जिसको रुको एंड जाओ सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा था, ग्रिफिथ टेलर ने कहा उसको। ठीक है, तो उसमें कहा गया कि प्रकृति, ना तो प्रकृति मनुष्य का दास है ना मनुष्य प्रकृति का दास है, दोनों एक दूसरे के सहयोग करते हैं और जरूरी है कि मनुष्य प्रकृति का सहयोग प्राप्त करे और प्रकृति का सहयोग भी करे। दोनों स्थितियों में मनुष्य का ही फायदा होगा। प्रकृति अगर अच्छे तरीके से रहेगी तो मनुष्य का भी फायदा होता रहेगा। ठीक है, देखिए, संभववाद को विकसित करने में जीन्स ब्रून्स और प्रोफेसर डिमांजिया ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न, हृदय स्थल सिद्धांत के बारे में बताएं। देखिए, मैकेंडर के अनुसार प्राचीन दुनिया के तीनों महाद्वीप, खासकर के यूरोप, एशिया और अफ्रीका को मिला करके एक विश्वद्वीप बनता है। एशिया को मिला लें, अफ्रीका को और यूरोप को, तो उसी को एक विश्वद्वीप बनाते हैं मैकेंडर, और उसी को हृदय स्थल सिद्धांत कहते हैं। इस विश्वद्वीप के बाहर के क्षेत्रों को सुदूर बाहरी क्षेत्र कहते हैं, यानी बाहरी क्षेत्र को सुदूर बाहरी क्षेत्र कहते हैं। विश्वद्वीप में संपूर्ण विश्व की लगभग 25% जनसंख्या निवास करती है इस विश्वद्वीप में, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में, ऐसा मैकेंडर ने कहा। विश्व के बाह्य क्षेत्रों में यहीं से जनसंख्या प्रवासित हुई, मतलब होती रही होगी, यानी यही जनसंख्या धीरे धीरे करके विश्व के अनेक क्षेत्रों में, जैसे अमेरिका वगैरह में जाती रही होगी और इस वजह से वहाँ पर भी आदमी हो गए होंगे। विश्वद्वीप के मध्यवर्ती आंतरिक स्थल को ही हृदय स्थल सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि जो आंतरिक स्थल है विश्वद्वीप का, उसी को एक प्रकार से आंतरिक स्थल कहा जाता है या हृदय स्थल सिद्धांत कहा जाता है। यह भाग सबसे कठिनाई से पहुँच वाला भाग माना गया है। इसके अंतर्गत मध्य एशिया का अंतः प्रवाही प्रदेश और आर्कटिक प्रदेश सम्मिलित किया गया है हृदय स्थल के सिद्धांत में। यह भाग मध्य एशियाई उत्तरी हिम से ढके प्रदेशों से लेकर के अरेबिया में मरुस्थलीय प्रदेशों तक फैला हुआ है। सन 1919 में मैकेंडर ने इसे पूर्वी यूरोप यानी यूरोपीय रूस को भी सम्मिलित कर लिया इसमें। इसी प्रकार सहारा के दक्षिण के मध्य अफ्रीकी भाग को भी अफ्रीकी गौड़ हृदय स्थल माना गया। तो मैकेंडर ने एक प्रकार से इस तरीके से
हृदय स्थल का सिद्धांत है, जिसमें अलग अलग महाद्वीपों के बेसिकली एशिया, यूरोप और अफ्रीका के तीनों को मिला करके बताया। ठीक है, इससे पहले आपको बता दो कि जो है ये तो रहा जियोग्राफी का पेपर नंबर 2। जियोग्राफी का पेपर नंबर 1 भी मैं दे चुका हूँ, उसका मॉडल पेपर आ चुका है। अब दोनों के ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आने बाकी है, वो भी जल्दी आ जाएंगे। फिर उसके बाद फिर लिखित आएगा, फिर ऑब्जेक्टिव आएगा, इस तरीके से चलता रहेगा क्लास। भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, पेपर नंबर 1 में हिंदी साहित्य में आपको पढ़ना होता है बीए के 6 सेमेस्टर में। जिन बच्चों का हिंदी है वो ये इस वीडियो को देख लीजिएगा। यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो जिनको भी देखना है आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके अलावा और भी तमाम वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहती हैं। तो ये हिंदी का वीडियो है। इसके बाद में आपका हिंदी के साथ ही साथ आपका इससे जियोग्राफी हो गया, आज की वीडियो के माध्यम से आपने जियोग्राफी देखा। ऐसे सोशियोलॉजी का आएगा 1-2 दिनों में, पॉलिटिकल साइंस का आएगा, जियोग्राफी का आ ही गया। ठीक है, शिक्षा शास्त्र का आएगा, होम साइंस का मैंने एक पेपर का दे दिया, दूसरे पेपर का आने वाला है मॉडल पेपर। तो ये मॉडल पेपर अगर आप देखेंगे तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। परीक्षा में यही सब क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो मॉडल पेपर पर ज़्यादा फोकस करें, चूँकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं मॉडल पेपर, और इसको बहुत ही विस्तार से चीज़ों को बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताया जाता है। जिनको भी हमारे से जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट से जुड़ जाए हमारे साथ। ठीक है, SMS करें, PDF सभी की मिल जाएगी, और वीडियो लेक्चर्स भी 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है। ठीक है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम फटाफट से लिख करके आप SMS कीजिएगा। ठीक है, जैसे SMS करेंगे आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र और मात्र कितने रुपए, 100 रुपये जो है फीस पेमेंट कर देने होंगे। उसके बाद में आपको व्हाट्सअप ग्रुप से जोड़ दिया। कहाँ से जोड़ा जाएगा? आपको व्हाट्सअप ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद में वहाँ पर आपको ग्रुप में लाइव क्लास मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ में PDF नोट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, PDF नोट्स आपके MCQs के भी मिलेंगे। ठीक है, और आपको लिखित के भी मिलेंगे, दोनों टाइप के PDF नोट्स आपको मिलेंगे। तो आप सभी लोग तैयार हो जाए, बहुत ही बेहतर अंदाज में चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। सभी सब्जेक्ट की तैयारी होगी, केवल एक सब्जेक्ट की नहीं। यहाँ पर आपके 2 मेजर सब्जेक्ट जो हैं और एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, तो दोनों पेपर की उनकी तैयारी हो जाएगी आपकी। कुल मिलाकर के आपके 4 पेपर ये, और एक पेपर आपका होता है को करिकुलर वाला, यानी कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो उसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी केवल 100 रुपये फीस में। तो आप किसी दूसरे से भी फीस सेंड करवा सकते हैं, तो 100 रुपये आप किसी से बोलेंगे, अपने भाई से, अपने पिताजी से, तुरंत वो सेंड कर देंगे। अगर आप नहीं चलाते ये सब चीज़ माध्यम ऑनलाइन, तो तुरंत आप इसके अंदर पेमेंट करवा दीजिएगा, तुरंत हमारे पास भेजेंगे, तुरंत आपको जोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद PDF आपके पास सेंड कर दी जाएगी, वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप बेहतर अंदाज में चीज़ों को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और ज़रूरी है आप इस ग्रुप में जुड़ें, चूँकि आपको आपकी बार लास्ट सेमेस्टर है, तो ऐसे में आप PDF से पढ़ेंगे तो आपका और फ़ायदा होगा, आप बहुत अच्छी चीज़ें जान पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।